हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप घर पे कुशल मंगल होंगे। इस पैंडमिक के अंदर घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और जिस तरह बेटा आपको ये पता है कि टर्म वन का पेपर खत्म हो गया है और टर्म टू अब आपका सब्जेक्टिव है और सीबीएसई ने भी आपका सैंपल पेपर इशू कर दिया है। तो डॉक्टर विनोद कुमार ने जो वादा किया था कि टर्म टू के लिए भी मैं आपको सैंपल पेपर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन्होंने अपना वादा निभाया है और उन्होंने सैंपल पेपर नंबर वन इशू कर दिया है। तो सैंपल पेपर वन इशू के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा आपने टर्म वन में देखा कि जो कंप्लीट पेपर था उसमें अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे, अगर आपने टारगेट वन पढ़ी है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन एज इट इज़ वहाँ से उठाए गए थे। काफ़ी क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी थे, काफ़ी पेपर टारगेट टर्म वन में भी थे। इसी तरह टारगेट टू आपने बुक खरीद ली होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और मैं भी जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ यूट्यूब के चैनल के थ्रू, वो भी मैं टारगेट टू में से ही करा रहा हूँ। और उन्होंने हमें ये बोला था कि हम 5 सैंपल पेपर इस बार भी कम से कम सोसाइटी के लिए देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी टीचर की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सोसाइटी के लिए इस पेंडेमिक में इतना अच्छा काम किया। और सभी टीचर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने टर्म वन में मुझे इतना प्यार दिया, इतना मोटिवेट करा ताकि मैं टर्म टू के लिए भी तैयार हो पाया। तो चलिए ज़्यादा बच्चों टाइम ना खराब करते हुए हम सैंपल पेपर नंबर वन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है क्वेश्चन आपके 12 आएंगे। मैं उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं सीधा सब्जेक्टिव पे आऊंगा। और सब्जेक्टिव की बात आपको बताता हूं कि आपको अब जो पेपर करना है वो सब्जेक्टिव करना है। पहले आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए, पर अब यहां पर आपको सब्जेक्टिव के अंदर आपको जर्नल, लेजर, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाने हैं। नहीं तो आपके एग्जामिनर जो है आपके नंबर काट लेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलिए हम सैंपल पेपर नंबर वन रीड करने जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द बुक रिकमेंडेड सैंपल पेपर नंबर वन डिजाइन बाय डॉक्टर विनोद कुमार, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया, आप रीड करिए। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द विनोद वेलफेयर क्लब ऑन 31 मार्च 2021। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया आपको 75%, दैट इज 42,000। 2021 में 80%, दैट इज 3,20,000। 21-22 की 30,000, टोटल आपको सब्सक्रिप्शन मिली 3,92,000। सब्सक्रिप्शन रुपीज 6,000 विच वर इन एरियर सिंस लास्ट ईयर, जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो कि डूब गई। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर 2021 एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर 2021। तो बेटा अंडरलाइन द वर्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बात करूंगा कि आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले मैं इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करता हूं, फॉर द ईयर, फॉर द करंट ईयर। फॉर द का मतलब होता है इस साल की करंट आउटस्टैंडिंग कितनी है। और जो हमारा दूसरा सवाल है सब्सक्रिप्शन एंड, यानी कि यहां पर मुझे बताना है करंट ईयर ओनली, और यहां मुझे बताना है टोटल। टोटल बोले तो प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर। पहले हम सवाल को डिस्कस करेंगे। जब तक सवाल समझ नहीं आएगा तो हम किसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा। हमने ये बात कर ली कि पहले इसमें करंट ईयर का निकालना है और दूसरे में निकालना है प्रीवियस प्लस करंट ईयर मिलाकर। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपको मैं बताऊंगा। यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 80%। यानी कि अगर कोई चीज आपको 100% के बराबर है तो आपको 80% रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि 80% आपको रिसीव हो गई है। 80% आपको रिसीव हो गई है और 20% अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। तो बच्चे आप लोग गलती क्या करेंगे, आप इसका 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा गलत। आप इसका 20% नहीं निकालेंगे, आप कैसे करेंगे, आपको ये पता है जो ये 3,20,000 है, ये 3,20,000 80% के बराबर है कि नहीं है। जो 3,20,000 है वो 80% के बराबर है। तो 100% कितना हो गया सर, 100% हो गया रुपीज 4,00,000। हाँ सर रुपीज 4,00,000 हो गया। इस 4,00,000 में से आपके 3,20,000 मिल गए, इस 4,00,000 में से 3,20,000 मिल गए। तो ये बताइए 3,20,000 आपको मिल गए, तो इसका मतलब आपकी जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी सर, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो थी 80,000। बच्चों अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूं तो बेटा सतीश अकाउंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं आपसे ये चाहूंगा कि अगर आपको लगता है ये मेहनत कर रहा हूं तो आप इस पे जितने से जितने लाइक करते जाएंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, ताकि मैं आने वाले पेपरों के लिए और मोटिवेट हो सकूं। तो बेटा अब मैं
ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज लाइक करिएगा। तो मैं 1 मिनट रुकता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। हाँ देखो, ठीक है बेटा, मैंने मान लिया कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया। अब दूसरा सवाल देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर 2021। अब देखिए यहां पर भी हम एक बात करना चाहेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव समझाऊंगा। आपको यहां 75% मिला, यानी कि 75% इज इक्वल टू, यहां मैं कर देता हूं। देखिए ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब इसी बात को मैं यहां कर देता हूं। अब आप देखिए यहां पर मैं कहता हूं 75%, आपको जो 42,000 मिला वो कितने परसेंट के बराबर था? 75, तो 100 किसका हो गया सर? ये हो गया 25 का 100, 25 थी 75, ये आ गया 56,000। 56,000 आ गया। हाँ सर 56,000 आ गया। उस 56,000 में आपको कितना मिल गया सर? 42 मिल गया। सर 42 मिल गया, तो मेरा कितना बैलेंस रह गया सर? 14,000 मेरा अभी भी स्टिल इन एरियर रह गया। बट यहां पर आपने देखा कि 6,000 जो आपके पिछले साल के थे वो इसमें डूब गए। 6,000 रुपए मेरे इसमें डूब गए सर, डूब गए, बैड डेट्स हो गए। तो अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई सर? सॉरी, प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग रह गई वो रह गई 8,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग रह गई 8,000 रुपीज, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अभी आपने निकाला वो था आपका 80,000। तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 88,000। तो देखिए बिना मैंने अभी एक्सप्लेन करे, बिना आपको नोट्स बनाए, मैंने इसका आंसर निकाल दिया। अब मैं इसे पेपर में आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, इसे कैसे प्रेजेंट करना है, वो दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए आप स्क्रीन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारा है सैंपल पेपर 1। सैंपल पेपर 1, और इसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं। पहले मैं लिखूंगा जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर 2021। तो आप ये देखिए, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी होनी चाहिए थी, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितनी होनी चाहिए थी, सब्सक्रिप्शन ड्यू कितनी होनी चाहिए थी? डेट इज 3,20,000 डिवाइड बाई 80% इंटू 100। ये आपका आ गया 4 लाख रुपीज। ये आपका 4 लाख रुपीज आ गया, और आपको रिसीव्ड हो गई आपको 3,20,000। आप यहां पर ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई आपको पिछले साल कोई एडवांस तो नहीं मिली थी? कोई एडवांस नहीं मिली थी। तो ये जो 80,000 आया, ये क्या बन गया आपका? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बन गई। अगर आपको कोई एडवांस पहले मिल चुका होता इस साल के लिए, तो आपको यहां पर भी माइनस करना पड़ता। तो देखिए आपका पहला सवाल हो गया है। अब मैं पार्ट 2 में जाऊंगा। और आपको ये भी कह रहा हूं कि ये जो मैं एक्सप्लेनेशन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको कॉपी करना है, आप समझ लीजिएगा। कॉपी इसकी मैं पूरी की पूरी भेज दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने सेकंड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूं, और वहां निकालना है मुझे सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज एट 31 मार्च 21। तो आपको पता है हमने बैलेंस शीट में करा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और करंट ईयर की तो हमने निकाल ली है 80,000। अब आ जाइए प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर का भी सेम ऐसे निकालूंगा। पहले ये निकालिए टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, वो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा मेरा 42,000 डिवाइड बाय सर कितना था, एक बार देख लेते हैं। सर कितना था सर? 75% था सर, वो था 75% इंटू 100, ये आ गया मेरा 56,000। इसमें से मुझे रिसीव्ड कितना हो गया? इसमें से मुझे रिसीव हो गया सर, मुझे रिसीव हो गया 42,000, यानी कि मेरा 14,000 मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया इस साल के लिए। तो प्रीवियस ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 14,000 रुपए था। हाँ सर 14,000 था, पर इसमें से मेरे 6,000 रुपए इस साल डूब गए। मेरे 6,000 रुपए इस साल सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स हो गए। तो बताइए ये मेरा कितना हो गया? 8,000 हो गया। तो मेरा आंसर बनेगा
88,000। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेस्ड ऑन क्लोजर ऑफ बुक्स। बेटा आपको पता है थ्योरी का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पहले समझते हैं। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप होती है। इसके अंदर जो आपने एडमिशन, अब आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, डेथ पढ़ रहे हैं, इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस एग्रीमेंट चेंज होता है। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। बट जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो बिजनेस टोटली बंद कर दिया जाता है, वाइंड अप कर दिया जाता है। तो आपको ये देखिए उसने बोला क्लोजर ऑफ बुक्स। तो जब आपने एडमिशन पढ़ा, अब आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या बताइए आपका बुक्स, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, क्या आपकी बुक क्लोज हुई? नहीं हुई। तो अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपकी बुक्स क्लोज नहीं होती है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपकी बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि रिलायंस अकाउंट बन जाता है, कैपिटल अकाउंट बन जाता है और बैलेंस शीट नहीं बनती, कैश अकाउंट बनता है, तो बुक्स टोटली बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद आ जाइए कोर्ट इंटरवेंशन। आपने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता, बट डिसोल्यूशन के केस में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, क्योंकि कई आपने एग्जांपल पढ़े डिसोल्यूशन बाय डिसोल्यूशन कोर्ट की इंटरवेंशन से, सॉरी मैं गलत बोल गया, कोर्ट की इंटरवेंशन से। जब आपको पता है, आपने याद किया होगा, इस पे 1 मार्कर का क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्कर का, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोर्ट कब करता है? जब कोर्ट लगता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, या कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर दे, गिल्टी कर दे, जिससे फर्म को नुकसान हो जाए, या कोर्ट को ऐसा लगे कि अब इनका कोर्ट को ये लगे कि इनका डिसोल्यूशन करना जस्टिफाई होगा। तो आपको देखिए ये थ्योरी का क्वेश्चन भी हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हम उसमें रीड करते हैं इसे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे और मैं भी आपके साथ रीड करता हूं। XYZ शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 and 1/5. Y retired from the firm and X and Z decide to share profit in the ratio of 3:2। देखिए मुझे पुरानी रेशियो भी दे दी है और नई रेशियो भी दे दी गई है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ Y, इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बुक्स या अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ₹1 लाख। जनरल रिजर्व में थे आपके पास 90,000 रुपए, 90,000, आउट ऑफ विच 40% वाज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए बच्चों, एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है ये, और आज की डेट में जो डिमांड है मार्केट में पेपर की, आपने देखा टर्म 1 में जो पेपर आया वो रिवर्स गियर आया, और इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जामिनर ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये स्पेशली क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पेपर में आपको इस तरह के सवाल नए दिखते हैं तो आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करना चाहेंगे कि 90% में से आउट ऑफ विच 40% ऑफ ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर इसमें क्या बात है? तो बताइए। आपका 90,000 में आपको कहता हूं कि 90,000 आपका जनरल रिजर्व था। इसका 40% आप ये कहते हो कि इसका जो 40% है, ओहो ये क्या हो गया, इसका जो 40% है बच्चों को कितना हो गया? 36,000 आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो क्या करोगे? बाकी जो ट्रांसफर करोगे वो सभी पार्टनर में कर दोगे। हाँ सर। तो ये बताइए कि क्या आपकी यहाँ पर जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी? तो मैं कहूँगा आंसर इज नो। अभी आपकी जनरल एंट्री खत्म नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? हमने तो अभी तक यही सीखी है। तो बेटा इसमें मैं आपको एक नई चीज और सिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और यहाँ पर निकालना है आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। द अंडरलाइन द वर्ड गिव द कंप्लीट एंट्री रिलेटेड टू द जनरल रिजर्व। सर व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लीट एंट्रीज? ये जो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू XYZ कर दूं इन देयर ओल्ड रेशो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ? तो मेरा आंसर होगा नहीं। अभी आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। सर क्यों करनी पड़ेगी? क्या रीजन है? तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जो मैं ये एंट्री पास कर रहा हूं, और आप भी इस बात को लेके कन्विंस हो जाएंगे कि जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं वो ठीक है, और आप कहोगे हाँ ये एंट्री होनी ही चाहिए। तो चलिए इस सवाल को एक बार आप दोबारा से रीड करिए, फिर मैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको ये सवाल दिखाऊंगा। आप पहले इस सवाल को और रीड कर लीजिए। ओह ये हिल क्यों जाता है? एक मिनट।
एक बार आपको बेटा सवाल को रीड कर लेना है। एक्चुअली क्या है बेटा, ये थोड़ा सा मेरा घर पे सेटअप बनाया, अभी मेरा हाथ इतना इसमें सेट नहीं हुआ है जितना पैनल पे हो गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको ये समझानी है कि जब आपको ये रेशो दे रखी हो, जैसे 1/2, 3/10 और 1/5, सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है 10 एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5:3:2, 5:3:2। और आप ये देखिए कि आपका कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, वाई रिटायर हुआ है। और आपको यहाँ पर नई रेशो दे रखी है, नई रेशो दे रखी है आपको 3:2, नई रेशो दे रखी है 3:2। तो आपको पता है गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, गेनिंग रेशो नहीं कहता मैं यहाँ पर, गेनिंग शेयर कह देता हूँ। गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हाँ सर, ये तो हमने निकाला है। तो आपको यह देखिए, आपको न्यू शेयर दे रखा है और आपको ओल्ड शेयर दे रखा है, तो आप यहाँ गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, तो आप वहां से निकालेंगे। प्लस चलते हैं, अब हम नोट पे चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको अगला सवाल कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे कितने पार्टनर थे सर, एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर थे। इनकी रेशो क्या थी सर, इनकी रेशो थी, आपने पीडीएफ निकाल लिया होगा पेपर में। इसकी रेशो थी 1/2, हाँ सर 1/2, 3/10, हाँ सर 3/10 और 1/5। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप, अब यहाँ सब्जेक्टिव पेपर है, आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। आप ये करेंगे 1/10, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, 3/10 और 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए नीचे आपका आ गया 5/10 रेशो 3/10 रेशो 2/10। तो देखिए आपकी रेशो बन गई 5:3:2। ये आपकी ओल्ड हो गई और इसमें आपका वाई रिटायर हो रहा है। तो अब आप यहां निकालेंगे एक्स गेन या सैक्रिफाइस। एक्स गेन या सैक्रिफाइस, उसका फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखिए आपका एक्स का आ जाएगा, यहां पे मैं खाली ये लिख देता हूं, गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर। तो यहां पे मैं एक्स का निकाल लेता हूं। एक्स का देखिए क्या हो जाएगा, मेरे को न्यू रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है एक्स और वाई की। सर क्या दे रखी है, मुझे एक्स और वाई की रेशो दे रखी है, मुझे एक्स और वाई की रेशो भूल गया मैं सर, मुझे एक्स और वाई की रेशो दे रखी है 3:2, मुझे एक्स और वाई की रेशो दे रखी है 3:2। तो मैं क्या निकालूंगा, एक्स का हो गया 3/5 माइनस 5/10, वाई का शेयर हो गया सर, वाई का शेयर हो गया 2/5 माइनस, सॉरी वाई तो रिटायर हो गया सर, आप गलत कर रहे हो, वाई तो रिटायर हो गया, तो यही गलती वहां पेपर में होती है। तो जेड का शेयर हो गया 2/5 माइनस 2/10। अब आप यहाँ पर शेयर निकाल लीजिए, देखिए आपका 10 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 10 डेट इज 1/10। गेन हो गया क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे आपने 10 करा, यहाँ पे आपने 10 करा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 10 एकम 10, ये आ गया आपका 2/10। तो आपका गेनिंग शेयर हो गया और आपकी गेनिंग रेशो आ गई, गेनिंग रेशो आ गई आपकी 1:2। डेट इज योर फाइनल आंसर, डेट इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आपने सवाल को रीड कर लिया था, आपने सवाल को रीड कर लिया था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है, ये नया तरह का सवाल है, अभी तक आपने इस तरह का सवाल कहीं देखा नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब ने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है कि आपके पास जर्नल रिजर्व में कितना पैसा है। जर्नल रिजर्व में आपके पास था 90,000 रुपया, जर्नल रिजर्व में 90,000 रुपया था। वो इसमें कहता है कि 40% जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि 36,000 रुपया मैंने ट्रांसफर कर दिया आईएफआर में। तो चलिए पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेता हूं। मैंने बोला जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, नहीं सर आप ऐसे मत करिए, आप हमें जर्नल का परफॉर्मा बनाइए क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो देखिए मैं यहां पर बनाऊंगा जर्नल का पूरा परफॉर्मा बनाऊंगा मैं, डेट, क्योंकि कल मुझे एक स्टूडेंट का एक यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी आया कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर करा रहा था कि मैंने वहां पर ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लिखा प्लस डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। तो उसने बोला कि सर हो सकता है बच्चे के नंबर कट जाए, तो मैं भी उसकी बात से एग्री था। एक्चुअली मैं ये जो रिफाइनमेंट है वो बाद में कराता हूँ, पर मैं अब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं उनके
सजेशन को वेलकम करता हूं और वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि मुझे आज से ही आपको फॉर्मेट सिखाना है, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि आप पेंडेमिक के वो स्टूडेंट हैं जिन्हें 11th के अंदर ऑनलाइन पढ़ा है और आपको जर्नल का परफॉर्मा बनाना नहीं आता, या आता है तो आप भूल चुके हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप जर्नल का परफॉर्मा वहां नहीं बनाएंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे, तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो डेट यहां लिखूंगा मैं जर्नल, नहीं सर जर्नल नहीं लिखना, यहां लिखना है हमें पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, और यहां पर सिंबल लगाना है अमाउंट इन रुपीस, ब्रैकेट में लिख दो, और अमाउंट इन रुपीस। तो देखिए पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर, पहली जर्नल एंट्री बनेगी डेट, तो डेट हमें गिवन है, क्या डेट गिवन है, नहीं, तो मेरी पहली एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट फॉर्म नहीं करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, दैट इज 36,000। यहां नरेशन लिखेंगे 40% ऑफ जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए आपकी पहली जर्नल एंट्री हो गई, हाँ सर हो गई। अब यहां पर आपको आगे एंट्री आ जाए। अब आपके पास जनरल रिजर्व में और कितना पैसा पड़ा हुआ है सर, जनरल रिजर्व में अब मेरे पास 90,000 रुपीज था, मेरे पास 90,000 रुपीज था, इसमें से मैंने 36 IFR में ट्रांसफर कर दिए, तो मेरा रह गया 54, मेरा रह गया 54। तो बेटा इस 54 को भी मैं अब बांट दूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। और मेरा जो 54,000 बचा, इसे मैं कौन सी रेशियो में बांटता हूं सर, इसको रेशियो में बांटूंगा 5:3:2, 5:3:2, 5:3:2, पुरानी चीज पुराने रेट पे। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी 54,000 को अगर मैं यहां लिखूंगा बीइंग या जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। तो ये जो 54,000 को अगर मैंने 5:3:2 में बांटा, तो ये मेरा आ गया 27,000, हाँ सर 27,000 आ गया, ये आ गया 16,200, ये आ गया 10,800। आप यहां पर कहेंगे कि सर मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, पर मैं यहां कहूंगा कि अभी आपकी कंप्लीट एंट्री नहीं हुई है, यहां पर एक अनदेखी हो गई है। जैसा कि आपको पता है मैं अनदेखी सीरीज लेके आया और आपने उसे बड़ा प्यार दिया, यहां पर भी एक चीज हमने अनदेखी छोड़ दी है, अनदेखी की तरह। सर क्या चीज छोड़ी है, इसके बारे में मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो आप ये देखिए बेटा, आप एक चीज को समझिए कि अगर ये जो जर्नल रिजर्व मेरा जो मैंने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बांटा, ये 36,000 अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, अगर मैं ये ना करता तो इस 36,000 में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर देखो दिखा रहा हूं IFR में आपने जर्नल रिजर्व का पैसा, आप यहां पर देखिए आपके पास जर्नल रिजर्व में पैसा था 90,000 रुपए, मैं बनिया बुद्धि लगाऊंगा, आपके पास जर्नल रिजर्व में था 90,000 रुपए। अगर आप IFR का पैसा IFR नहीं करते, और IFR को अलग करने का डिसीजन किसका था, रिमेनिंग पार्टनर का था। IFR को अलग करने का डिसीजन किसका था, रिमेनिंग पार्टनर का था। अगर ये आप XYZ में बांटते, देसी तरीका बता रहा हूं आपको, अगर आप XYZ में बांटते और आप इसे 5:3:2 में बांटते, तो 5 3 8 2 10, तो आपको मिलता, इसको मिलता 45,000 रुपए, हाँ सर 45 मिलता। इसे कितना मिलता सर, इसे मिलता 27,000 रुपए, हाँ सर इसे 27,000 रुपए मिलता। और इसे कितना मिलता, 9 या 27, 9 दूनी 18,000 रुपए। अब ये बताइए Y तो चला गया, Y तो चला गया, और जो आपने IFR का जो डिसीजन था वो X और Z का था। अब आप मुझे बनिया बुद्धि की तरह ये समझाइए
कि इसे जब आपने ये वाली एंट्री पास करी, ये देखिए आपका एक्स का वाई का एंटाइटलमेंट कितना था सर, वाई को मिलना चाहिए था 27,000 रुपए, वाई को मिलना चाहिए था 27,000 रुपए, वाई को मिलना चाहिए था, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, वाई को मिलना चाहिए था 27,000 रुपए। पर आप ये देखिए यहां पर आपने वाई के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया है, आपने यहां पर वाई के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया है। सर ये तो मैंने 16,200 क्रेडिट किया है, तो ये बताइए 16,200 मैंने इसको दे दिया, 16,200 ही दे दिया, तो ये कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, हाँ सर 10 में से 2 गया 8, और ये कितना आ गया 27,000 दे दिया। इसको कितना देना चाहिए था मेरे को, 1 मिनट से बेटा, कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से, 16,200, हाँ सर 16,200, तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 6 गया 0, तो ये बताइए 10,800 रुपये उसे कम मिले कि नहीं मिले, 10,800 रुपये वाई को कम मिले कि नहीं मिले। भाई इसका क्या दोष था ये कि जो इसे 10,800 कम मिले, जो IFR का डिसीजन है वो तो तुम्हारा था, अब इसमें तुम वाई का नुकसान क्यों कर रहे हो। तो बताइए अब आपकी एक एंट्री और यहां पर वाई को क्या हो गया, यहां वाई को नुकसान हो गया कि नहीं हो गया 10,800 रुपये का, हाँ सर हो गया। तो ये सैक्रिफाइस पार्टनर बन गया कि नहीं बन गया, और इस 10,800 का बेनिफिट कौन उठा के लेके जा रहा है, इस 10,800 का बेनिफिट कौन उठा के लेके जा रहा है सर, इस 10,800 का बेनिफिट जो उठा के लेके जा रहा है वो तो एक्स और जेड उठा रहे हैं। तो बताइए एक कंपनसेशन एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, जब पूरी पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर गेन करता है और कोई सेक्रीफाइस करता है, तो बताइए उसकी एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ सर बिल्कुल बनेगी, और वो एंट्री किस में बनेगी, गेनिंग रेशियो में बनेगी, क्योंकि जो गेन करेगा वो सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ये चीज हम चैप्टर नंबर चेंज इन PSR में पढ़ा, हमने गुडविल के केस में पढ़ा, और यहां पर इवन हमने जब गुडविल का ट्रीटमेंट करा, चाहे वो एडमिशन का किया चाहे वो रिटायरमेंट करा, तो भी पढ़ा। तो बताइए मेरा अभी कंप्लीट जनरल रिजर्व का वो क्या कहते हैं सॉल्यूशन नहीं हुआ, मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो मुझे एक एंट्री बेटा और पास करनी पड़ेगी, जो 10,800 से, ये 10,800 कौन देंगे, ये 10,800 देंगे एक्स देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,800, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई इसमें इसका क्या दोष, इसमें क्या दोष, इसमें वाई का क्या दोष, वाई तो चला गया, वो कहेगा भैया तुमने जो करना है करो, मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, वाई कैपिटल। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट इसके अकाउंट में आ जाएगा, यहां देखिए यहां मैं कर रहा हूं, इसके अकाउंट में आ जाएगा 10,800, और आपने गेनिंग रेशो अभी 2 मिनट पहले निकाली है, आपकी जो गेनिंग रेशो थी, आपकी जो गेनिंग रेशो थी वो क्या थी, 1:2 की गेनिंग रेशो थी। तो 10,800 में 3,600 रुपया तो एक्स के चार्ज किया जाएगा, और 3,600 और ये आ गया 7,200 रुपया आपका फर्म जो है वो जेड से लेगी, एक्स से लेगी 3,600, वाई से लेगी 7,200, और वाई कैपिटल अकाउंट को देके तब उसका निपटारा किया जाएगा। अगर आप ये एंट्री नहीं करते हो तो आप लॉजिकली बताओ कि आपको खाली ये एंट्री करने से आपका सोल्यूशन हो गया, या अब आप इस बात से कन्वेंस हो गए हो कि नहीं सर ये एंट्री कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वाई का क्या दोष, अगर आपने IFR क्रिएट किया है, वाई तो चला गया, वाई तो चला गया, अब वाई को हम नुकसान क्यों करें, और अगर वाई को नुकसान हो रहा है, और अगर वाई को नुकसान हो रहा है, एग्जिस्टिंग में प्रेजेंट में वाई को नुकसान हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बेटा यहां पर इस सवाल का अब सोल्यूशन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सतीश अकाउंट क्लासेस सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं, आपके लाइक और सब्सक्राइब के हिसाब से देखूंगी आपने मुझे कितना मोटिवेट किया, और यहां पर मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। थैंक यू बच्चों।